ठीक है, तो आफ्टर ग्रेविटेशन मजेदार था चैप्टर। ये तो मुंह आ गया। फिजिक्स अच्छा खास कम है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे को बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। मगर तुम लोग कभी क्यूरियोसिटी के साथ सुनते ही नहीं हो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी करा दो, हम लोग का मुंह ऐसे रहता है। इसमें क्या इंटरेस्टिंग था सर? देखो यार, चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग भी कायम है, एक ना एक दिन तुम लोग खुश हो जाएंगे। हाँ सर, ये चैप्टर बड़ा मजेदार था। ये ऐसे तो ये चैप्टर जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चों की, इसमें ना कोई हार्ड पार्ट नहीं, बड़ा इजी चैप्टर है ये, और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जिसमें तुम लोग की बेइज्जती होगी। ठीक है सर, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए सभी लोग। बेइज्जती होने वाली आप लोग की आज नहीं करूंगा, सेकंड लेक्चर में करेंगे। बच्चे लोग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसी का बड़ा भाई 12वीं में आएगा, उसको भी वही पढ़ाऊंगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड में सॉलिड, लिक्विड भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा। सॉलिड को अलग से पढ़ रहे हैं, कहां पर पढ़ रहे हैं? 10वीं, सॉरी याद, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो पहला थोड़ा सा सॉलिड के ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए कि सॉलिड क्या होता है, उसके बाद हाँ बेटा कोई एक बच्चा बोलो। स्टेट ऑफ मैटर, वेरी गुड। और सॉलिड के बारे में बताएं। हार्ड रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो लिक्विड में भी होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डेफिनाइट शेप होता है सर। ओके, वेरी गुड। डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है, और एटम क्लोजली अटैच रहते हैं, वेरी गुड। टॉपर्स बाकी बोल दिए, हम लोग चुपचाप बैठे, हम लोग सोच रहे सर कुछ हटके हम लोग कोई ऐसी प्रॉपर्टी बोलेगी जो बाकी लोग को पता ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कौन बोला? नहीं सॉरी, कम होती है, एकदम कम होती है सॉलिड, एकदम कम होती है। कैसे पता चल गया कम है कि ज्यादा है? क्योंकि क्लोजली पैक्ड रहते हैं ना। हाँ, तो मूव नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। मॉलिक्यूलर लेवल पर तो है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर तो है। अभी वो थोड़ा सा अंदर नहीं जाएंगे, अभी मैं उतना अंदर में नहीं घुसना चाह रहा हूँ, बाहर ही खेलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग को अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़े थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े थे। मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, तो जो प्रॉपर्टी आप मेटल के लिए बोलोगे वो किसके लिए एप्लीकेबल होगी? सॉलिड के लिए होगी। आप बताओ कितनी सारी प्रॉपर्टी अपने पास है कि नहीं? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक अलग प्रॉपर्टी पढ़ना ले, जिससे पहले हम लोग ने उसके ऊपर कोई डिस्कशन किए नहीं, और वो है क्या बच्चों? वो है इलास्टिसिटी। वो क्या बच्चों? इसी को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करना। इलास्टिसिटी ये वर्ड हम लोग के लिए न्यू नहीं है, हम लोग ने इससे पहले भी ये वर्ड बहुत बार सुने। हम लोग ने पढ़े कि अगर आपके पास कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर आप उसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, डिफॉर्म करने वाला फोर्स जो उसके शेप और साइज को क्या करे? चेंज करे, और अगर आप वो फोर्स को छोड़ दो तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को क्या करता है? रीगेन करता है। And this property is known as what? Elasticity. And the object which possesses elasticity is known as elastic object or elastomers. उसको क्या बोलते हैं लोग? Elastomers. देखो, इलास्टिसिटी का ये कंसेप्ट जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक ऐसी ही होती है प्लास्टिसिटी। रबर देखे हो ना सभी लोग ने, रबर बैंड वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, वो इलास्टिक है। आप उसको खींचते हो, जब आप उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका शेप क्या होता है? चेंज हो जाता है।
और बदले में वो अपने अंदर क्या करता है, एक फोर्स डेवलप करता है जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब आपने उसके ऊपर लोड अप्लाई किए तो वो अपने अंदर क्या करता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है। जैसे ही आप वो फोर्स को छोड़ते तो रीस्टोरिंग फोर्स वापस उसको रीस्टोर करता है उसकी पुरानी वाली पोजीशन पे। समझ में आ रहा है? मगर हर ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिसिटी हो ये जरूरी नहीं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रेच कर दो तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन। क्ले, आप क्ले को दबा दो तो क्या छोड़ने पर वापस से अपनी जगह पर आएगा? नहीं सर। मतलब क्ले क्या है? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। क्ले क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होता। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब वो पूरा का पूरा वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करेगा, ये जरूरी, चाहे वो रबर हो, स्टील हो, कुछ भी हो। देखो आप तो बोलेंगे सर रबर तो वापस अपनी जगह पर आ जाता है, नहीं, उसके अंदर माइक्रो लेवल पर चेंजेस हुए हैं जो शायद आपको दिख रहा नहीं है, बट उसके अंदर चेंजेस हुआ है। सेम गोस फॉर क्ले, आपने जब दबाकर उसको छोड़े तो वो थोड़ा बहुत ऊपर आया है, शायद वो आपको दिख रहा माइक्रो लेवल पर ही सही, मगर हुआ है। नो बॉडी इज परफेक्टली प्लास्टिक एंड नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर बच्चों? अब इस इलास्टिसिटी को हम लोग डिस्कस करने वाले, इलास्टिसिटी को हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं ना। इलास्टिसिटी को समझाने के लिए मैं मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर जा रहा हूं। सॉलिड के अंदर अगर आप इलास्टिसिटी को समझना चाहें, क्योंकि बात ही चल रही है सॉलिड की ना, तो मैं एटॉमिक लेवल पे जा रहा हूं। चलो ध्यान से देखो जरा, ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है। हम लोगों ने पढ़े कि इन केस ऑफ सॉलिड, एटम्स जो होते हैं उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए सॉलिड को आसानी से आप ब्रेक नहीं कर सकते। लिक्विड के केस में वीक होता है और सबसे कम किसमें होता है? गैस। तो मैं उस बॉन्ड को ना कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, स्प्रिंग जैसा बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? स्प्रिंग जैसा। अगर मैं बोलूं कि मैं इसको लोड पकड़ के खींच लूं, इलास्टिसिटी है इसीलिए स्प्रिंग जैसा बनाया है, तो वो जब आप उसको खींचोगे तो वो अपने शेप को क्या करेगा? मैंने जो फोर्स उसके ऊपर लगाया वो फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? अब जब आप वो फोर्स छोड़ दोगे तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसके शेप और साइज को वापस से क्या करता है? उसकी जगह पर लेकर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। आप यूं ही लेके चले जाओगे इसके पार्टिकल का और वो जाने देगा? ऐसे कैसे जाने देगा? मेरा पड़ोसी है भाई, आप उसको खींच के लेके जा रहे हो, बोलो हाँ तू जा बे, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो वापस से उसको अपनी जगह पर लेकर आएगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट? इलास्टिसिटी। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? देखो जब आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। सही बात है। अभी मैं आमीना के सर के ऊपर से लोड लगाऊं, स्ट्रेस डेवलप हुआ। अच्छा जैसे ही मैं सर पे से लोड हटाऊंगा आमीना वापस आएगा ना, रीस्टोरिंग फोर्स पर जो उसको वापस से कहां लेके आएगा? उसकी जगह पे लेकर आएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो उसके अंदर डेवलप होता है स्ट्रेस। हाँ सर बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, पेपर का स्ट्रेस है, शादी ब्याह का स्ट्रेस है, क्या क्या करना पड़ता है सर, झाड़ू बर्तन करना पड़ता है, और सर सबसे ज्यादा ड्रेस पहनने का स्ट्रेस, कौन सा वाला पहनेगा? सही बोला ना? पढ़ाई का नहीं है सर, है अच्छा पढ़ाई का स्ट्रेस है, ठीक है भैया। तो बोलने का मतलब ये है कि स्ट्रेस बहुत सारे टाइप है, बट हम लोग वो वाले स्ट्रेस नहीं पढ़ा, अभी यहाँ फिजिक्स की स्ट्रेस की बात चल रही है। तो पहले बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या है। देखो जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाए थे तो इसके अंदर क्या डेवलप हुआ? स्ट्रेस। अब जरा इसको फिजिक्स के टर्म्स में समझने की कोशिश करो। मान लो आपके पास एक रॉड है, बच्चा लोग यहाँ ध्यान देंगे, मैं हंसा रहा हूं ना तो आपस में बात नहीं करो। लेट्स से कि मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, कोई वेट लगा दिया, वेट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फोर्स, तो इसके ऊपर क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। ऐसे तो आप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लिखोगे? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये गलत है,
हाँ, समझो इस बात को। यहाँ पर जो फोर्स आपने लगाया ये कौन सा फोर्स था? डिफॉर्मिंग फोर्स। बट स्ट्रेस जो होता है ना बच्चे लोग, वो मान कौन सा फोर्स होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट। आपने जब इसके ऊपर फोर्स लगाए थे तो बदले में इसके अंदर भी एक फोर्स डेवलप हुआ था, और ये वो फोर्स है। एवरीबॉडी नोस कि जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। मतलब सर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, मगर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन दोनों क्या है? तो अगर आप मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करते तो कोई दिक्कत, अरे समझा कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करने वाले, इसीलिए लोगों को कोई टेंशन। स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट। सभी को अगर मैं पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, एवरीबॉडी नोस फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग इसका डायमेंशन निकाल लोगे। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो जब भी स्ट्रेस आएगा ना बच्चों, उसके साथ में एक और चीज आती है, स्ट्रेन। क्या आती है? भैया मैंने इसके ऊपर लोड लगाया तो बदले में इसके अंदर चेंजेस होंगे, उसका डायमेंशन चेंज होगा ना, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, जो भी कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको? नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? ध्यान से देखो, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। पहले कुछ डायमेंशन था, आपने जब फोर्स लगाया तो उसका डायमेंशन क्या हुआ? चेंज हुआ। तो कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय पहले कितना था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपने इसको खींचे, लेट्स से इसकी पहले लेंथ थी L, जब आपने खींचे तो यहाँ पर वो आ गया लोड की वजह से, तो उसके अंदर बदलाव हो गया डेल्टा L का। कितने का? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर स्ट्रेन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। इसी को मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रेन। कोई दिक्कत है ना? सर बहुत स्ट्रेस और स्ट्रेन है हम लोग की लाइफ, इतना स्ट्रेस है कि स्ट्रेन बढ़ते ही जा रहा है, विदाउट स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है। हम लोग इलास्टिक लिमिट के बाहर निकल गए। स्ट्रेन इज व्हाट? चेंज इन, हाँ प्लास्टिक हो गया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल। कुछ भी कर लो फर्क ही नहीं पड़ता, सही है कि नहीं? एकदम प्लास्टिक हो गए सर, कौनो फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेन इज व्हाट? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल। डायमेंशन लेंथ में भी हो सकता है, डायमेंशन एरिया में भी हो सकता है, डायमेंशन वॉल्यूम में भी हो सकता है, डिपेंडिंग हम लोग अभी टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसमें। अच्छा इसकी कोई यूनिट है क्या? जैसे ये लेंथ था, ये भी लेंथ था, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर, तो उसकी कोई यूनिट? तो स्ट्रेन की कोई यूनिट? स्ट्रेस की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। ये दो चीज समझ में आ गई। स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई दिक्कत? लिख लो। बात करते हैं चलो टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के ना बहुत सारे टाइप्स हैं, तो वन बाय वन उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखेंगे सभी लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहला जो टाइप है जिसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो? टेंसाइल मतलब खींचना, और एक होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मतलब दबाना। दोनों के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम है। इसको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि लेंथ में बदलाव होने वाला है ना, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? मैंने भी बताया था, मान लो कि ये रॉड है, ये रॉड के ऊपर अगर आप लोड अप्लाई करोगे तो इसके लेंथ में क्या होगा बच्चों? चेंजेस होंगे ना। लेट्स से इसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी कैपिटल L थी, और ये वाली जो लेंथ है वो डेल्टा L है। तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा जरा ध्यान से देखो। टेंसाइल स्ट्रेस दिख रहा है अभी? फॉन्ट की साइज थोड़ी बड़ी है, ठीक है, ओके आप लोगे तो देखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। टेंसाइल स्ट्रेस भी क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। नो चेंज इन फॉर्मूला, वही रहेगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? सेम। अगर मैं बात करूं स्ट्रेन की बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेन, सो व्हाट विल बी टेंसाइल स्ट्रेन? अब इस बार क्या चेंज हो रहा है? लेंथ ना, तो फॉर्मूले में क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ कितनी हुई डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी कैपिटल एल, तो सर डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल विल बी व्हाट चिंदी, ये हो गया एक टाइप। गर्ल्स यह ध्यान देंगे, पैसा फेंकू तो देखो सब पैसा देगा, पैसा फेंकेगा अभी सब ध्यान रखा, पैसा इसके लिए मेरा पैसा फेंकू हाँ सब लेक्चर छोड़ो पैसा फेंकू। ये था टेंसाइल स्ट्रेस, ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा आता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, नाम में ही इसका आंसर, ये बदलाव किसमें होगा वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस गर्ल्स ध्यान रहने देंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है ना, तो फॉर्मूला क्या रहेगा सेम, फोर्स अपॉन वॉल्यूम में बदलाव होता है। जैसे मान लो एक बलून है, उसके अंदर मैं उसके ऊपर प्रेशर क्या अंदर एयर फील कर रहा हूं, लेट्स से हम लोग को पता है कि जब मैं एयर को भरूंगा तो अंदर एयर जाके उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी। प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आप यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया बोलो या प्रेशर बोलो, बात क्या रहेगी ऐसा ही है। डीपी मतलब चेंज इन प्रेशर, क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वॉल्यूम एयर, बलून के अंदर मैंने एयर फील किया, अब बलून के वॉल्यूम क्या होने वाला है बढ़ने वाला है, किसकी वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया व्हिच इज नथिंग बट प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। अब वॉल्यूम चेंज होगा, लेट्स से पहले बलून ऐसा था, अंदर से प्रेशर अप्लाई हुआ, अब इसका ये वॉल्यूम हो गया, तो ये जो हुआ चेंज इन वॉल्यूम हुआ ना इतने दूर का, सही है कि नहीं। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालूं, क्या निकालूं बच्चे लोग, क्या होगा वो फॉर्मूला बोलो, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, यहाँ पर यूनिट क्या रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट क्या रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी कोई यूनिट, इसकी कोई यूनिट, सही है ना। तीसरा गर्ल्स, कोई बच्चा बहुत बात कर रहा है, आवाज आ रही है मुझे बार बार, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। शियर स्ट्रेस, अब ये क्या है, मान लो कि बॉक्स है जिसको आपने जमीन में फिक्स कर दिया यहाँ पे, और इसके ऊपर यहाँ पर टेंजेंशियल लोड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये बुक है, ठीक है, मैं ये बुक यहाँ से अगर फिक्स कर दूं नीचे से, और मैं इसके ऊपर ऐसा प्रेशर अप्लाई फोर्स अप्लाई करूं, तो देखो इसको ऊपर वाली सरफेस मूव करेगी, नीचे वाली मूव, तो देखो होगा क्या, अगर आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये अपने शेप को क्या करेगी, नीचे तो चेंज होने वाली नहीं है, सिर्फ ऊपर से बदलेगी, ऐसा हो जाएगी। अरे हाँ यार, लेट्स से पहले ये वाली लेंथ उसकी एल थी, कितनी थी, और ये जो बदली वो चेंज इन लेंथ, और ये कितना एंगल चेंज हुआ, लेट्स से थीटा, कितना चेंज हुआ बच्चे लोग। शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो शियर स्ट्रेस क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, मगर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियल फोर्स है। कैसा फोर्स है, तो सफिक्स में टी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं मैं, तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया रहेगा, तो भाई फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर बात करूं मैं शियर स्ट्रेन की, किसकी बात करूं, चेंजेस किसमें हुआ लेंथ में, अरे बोलो हाँ या ना, क्या होगा चेंज इन लेंथ अपॉन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें लगाऊं tan थीटा, क्या लगा दूं, व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर tan थीटा, सर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, स्मॉल l अपॉन, मतलब सर स्मॉल l अपॉन कैपिटल L की जगह आप क्या लिख सकते हो tan थीटा, एंड इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is very small, if theta is very small, जीरो के से बहुत छोटा है वो, ऐसा लिखो theta is very small, तो उस केस में हम लोग को पता है कि tan थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, थीटा के, अरे हाँ या ना बोलो यार, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर थीटा, तो मैं यहाँ पर tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लिख सकता हूँ, तो शियर स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बोलो या फिर थीटा, बात क्या रहेगी। ये तीन टाइप के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की कोई यूनिट, पूरे चैप्टर में एक यूनिट चल रही है, हाँ या ना भाई, कोई दिक्कत, रामा कसम।
कॉम्प्रेसिव में कुछ नहीं है। देखो सुनो, क्वेश्चन है कि सर कॉम्प्रेसिव में क्या होगा। कॉम्प्रेसिव में यहाँ पर लोड ऐसा लगा था ना टेंसाइल में, कॉम्प्रेसिव में फोर्स ऐसा लगेगा, तो उसमें भी तो लेंथ ही बदलेगी ना, तो फॉर्मूला यही रहेगा। समझ में आया? थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लोग, हुक्स लॉ। ये एक पर्सन था जिसने एक लॉ दिया था। लॉ क्या है? इसने बताया कि स्ट्रेस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन से। आप अगर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ेगा, बट अप टू सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं कि आप कितना भी स्ट्रेस बढ़ाते जाओ तो स्ट्रेन बढ़ते जाएगा, नहीं। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन से, बट एक लिमिट के अंदर, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर आप उस लिमिट के बाहर चले गए और उसके बाद अगर आप लोड अप्लाई करते हो तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल है, रबर देखो, रबर का आप खींचो छोड़ दो वो वापस अपनी जगह आ जाएगा, फिर खींचो फिर छोड़ दो वापस अपनी जगह। एक पॉइंट ऐसा था ना, हम लोग खींच देते तो वो पतला हो जाता, उसके बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल साइज और शेप को रिगेन, मतलब वो इलास्टिक लिमिट के बाहर चला। हुक्स लॉ यही बोलता है। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाकर एक कांस्टेंट लिखूं तो यहां पर उस कांस्टेंट को ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? E is known as modulus of elasticity। E क्या है बच्चे लोग? मॉडुलस ऑफ। बेसिकली आपको बताता है बिहेवियर स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अगर आप स्ट्रेन को नीचे ले आओ तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू व्हाट? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं इसी चीज को ग्राफ में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो मान लो अगर आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक ग्राफ बनाते हो बच्चे लोग, y एक्सिस पर स्ट्रेस है और x एक्सिस पर, तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ते चलेगा। दिख रहा है ना? बट एक पॉइंट तक, इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल नहीं होगा। कुछ जगह ऐसी भी आती है कि आप स्ट्रेस नहीं भी बढ़ाओगे ना तो भी स्ट्रेन बढ़ते चले जाता है। लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि अब आप लोड इंक्रीज नहीं भी करो क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया है? या परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, मतलब वो वापस अपनी जगह पर आने वाला पतला हो गया। तो लोड कम भी कर देंगे तो क्योंकि उस वो वाला हिस्सा तो पतला हो गया, अब उस पर अगर लोड लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए एक लिमिट है जिसके बाहर अगर आप चले गए तो वापस से वो अपने साइज और शेप को रीगेन करने वाला, तो वो लिमिट के अंदर हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिक लिमिट। उसके बाहर चले गए तो वो वापस से अपनी जगह पर शेप को रीगेन करने वाला। क्लियर है? हुक्स लॉ, कोई दिक्कत? नाउ वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, देयरफॉर वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नोन एज यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।